हेलो बच्चों, तो कैसे हो सब? बढ़िया एकदम। बच्चों, आज हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में एक नए टॉपिक से रूबरू होने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। बच्चों, इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से सीखने का कोशिश करना। और बातों को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। मैं शिवानंद त्रिपाठी और आपका प्यारा सा चैनल मेकर कॉन्सेप्ट क्लासेस। बच्चों, हेडिंग लगाएंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस। बच्चों, इसमें सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे वो है वेट। वेट कहते किसको हैं? हम लोगों ने हर दिन वेट के बारे में सुन रखा है, ये शब्द से हम लोग हर दिन वाकिफ हैं, लेकिन आज हम लोग इस शब्द को जान भी लेंगे। तो थोड़ा सा इसके परिभाषा को लिखने का प्रयत्न करेंगे। इट इज द फोर्स with which earth pulls any body towards its center ना, which is equal to mass times g, provided the body near to the earth's surface। कहता क्या है? वेट किसको कहते हैं? तो अर्थ किसी बॉडी को अगर अपने सेंटर के तरफ एम मास की अगर कोई बॉडी होती है, और अर्थ हमारा अर्थ है, और अर्थ किसी एम मास की बॉडी को अपने सेंटर के तरफ क्या करने का कोशिश करता है? खींचने का कोशिश करता है। और यह भी कहता है बात कि यह जो बॉडी है वो अर्थ के नजदीक होनी चाहिए। तो इसके ऊपर जो लगेगा फोर्स वह क्या होगा? मास इंटू ग्रेविटेशन, m इंटू जी। और इसी m इंटू जी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? वेट कहते हैं। क्या नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस में। दूसरा टाइप जो आता है वो है टेंशन। दूसरा टाइप है हमारा टेंशन या फिर कॉम्प्रेशन। सबसे पहला हम लोग टेंशन के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद कॉम्प्रेशन के बारे में जानेंगे। ए नंबर हम करके लेते हैं टेंशन किसको कहते हैं बच्चों? वो टेंशन नहीं जो हम लोग को रोज सुनते हैं। ये टेंशन थ्रेड में होते हैं, स्प्रिंग में जो स्प्रिंग के द्वारा जो बल लगाया जाए, या फिर जो थ्रेड के द्वारा जो बल लगाया जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? टेंशन कहते हैं। तो थोड़ा लिख लेंगे। इट इज द फोर्स with which any body pulls its adjacent body towards itself। मतलब अगर कोई बॉडी अपने एडजेसेंट बॉडी को, अपने बगल वाले बॉडी को अपने पड़ोसी को अपने तरफ खींचता है, उसी को क्या कहते हैं? टेंशन। जैसे हम समझाने का कोशिश करते हैं। ये मान लो एक वॉल होता, रिजिड वॉल होता, और ये मान लेते हैं रिजिड वॉल होता, और ये इसे एक थ्रेड मैंने लगा दिया इस तरह से, और इस थ्रेड से मैंने इसको इधर एफ फोर्स से मैंने पुल किया, खींचा इस थ्रेड को। तो इसका से जो सटा हुआ बॉडी है इसको अपने तरफ खींचेगा एक फोर्स से। अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर दें, थोड़ा सा इसको बीच से काट दें, और इस वाले पार्ट को भी अगर बीच से शो ऑफ करे, तो ये वाला इधर की तरफ अगर एक फोर्स, ये भी इधर लगाएगा, ये भी इधर अपना एक फोर्स। तो एडजेसेंट बॉडी जो अगल बगल के बॉडी है वो क्या करते हैं?
अपने तरफ किसी अपने पड़ोसी वाले बॉडी को अगर अपने तरफ पुल करने का कोशिश करेंगे तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टेंशन कहते हैं। सर उसके बाद कॉम्प्रेशन जानते हैं। कॉम्प्रेशन में जस्ट क्या होगा, इसका उल्टा। कॉम्प्रेशन it is the force with which any body pushes the adjacent body away from it अगर यह एक ऐसा फोर्स है जो अपने एडजेसेंट बॉडी को अपने से क्या करता है, दूर धकेलने का कोशिश करता है, तो वैसे ही फोर्स को हम लोग कैसा फोर्स कहते हैं, कॉम्प्रेशन फोर्स कहते हैं बच्चों। अगर हमने इधर एक फोर्स दिया, ये भी अपना क्या देगा, एक फोर्स देगा। अगर इसके दोनों पार्ट को काट के देखने का कोशिश करें तो कुछ इस ढंग का दिखेगा। फोर्स अगर इधर से, तो ये फोर्स अपना एफ फोर्स इधर से देगा, तो एडजेसेंट बॉडी पे ये इधर से फोर्स लगेगा, तो ये इधर से फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। खैर, इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना कॉम्प्रेशन के बाद स्प्रिंग फोर्स। तीसरा जो टॉपिक है हमारा जो बनता है बच्चों, वो है स्प्रिंग फोर्स। तीसरा टाइप जो है वो है स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, अब स्प्रिंग फोर्स, इसमें शब्द सबसे पहला लगा हुआ है स्प्रिंग, और मतलब जो फोर्स लगेगा वो किसके द्वारा, स्प्रिंग के द्वारा जो फोर्स लगेगा उसी को हम लोग स्प्रिंग फोर्स कहेंगे। लेकिन इससे सबसे पहले हम लोग जानना होगा नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग। नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग क्या होता है, तो जो भी हमारा स्प्रिंग का लेंथ कंपनी से मैन्युफैक्चर होके आया रहेगा, जो भी कंपनी से मैन्युफैक्चर होके स्प्रिंग का लेंथ आया रहेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग कहते हैं। जिसका लेंथ मान लेते हैं कितना होगा, एल होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग जीवन भर यही देखे हैं कि स्प्रिंग को या तो हम लोग खींचते हैं, इलोंगेट करते हैं, या फिर क्या करते हैं, कॉम्प्रेस करते हैं। मतलब इलोंगेशन करते हैं या फिर क्या करते हैं, कॉम्प्रेशन करते हैं। इलोंगेशन कब करेंगे, जब इसका लेंथ क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो इंक्रीमेंट इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ, और कॉम्प्रेशन डिक्रीमेंट इन लेंथ फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ। ठीक है, अब ये शब्द दो ठो हो गया। यहां पे भी कॉम्प्रेशन आया, हम लोग या तो इसको दबाते हैं या तो इसको क्या करते हैं, खींचते हैं। अब देखो बच्चों, जब कभी भी हम लोग स्प्रिंग की अपने नेचुरल लेंथ से क्या करेंगे, खींचने का कोशिश करेंगे, तो या तो स्प्रिंग इलोंगेट कर जाएगा, अभी मैंने बोला इलोंगेशन हो जाएगा स्प्रिंग का, और या तो स्प्रिंग क्या करेगा, चिपक जाएगा अपने नेचुरल लेंथ से। जब कभी भी हम लोग किसी भी स्प्रिंग को खींचेंगे, इलोंगेट करेंगे, तो उस पे एक फोर्स लगने लगेगा अपने। अब स्प्रिंग क्या करेगा, वह कोशिश करेगा कि हम अपने नेचुरल लेंथ में पहुंच जाए तुरंत, तो वह एक फोर्स लगाना स्टार्ट करेगा जिसका नाम होगा के एक्स फोर्स। मतलब एफ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स। एक्स क्या है, इलोंगेशन है या फिर कॉम्प्रेशन है। जो भी आप लेंथ को घटाइएगा या तो आप बढ़ाइएगा। अगर आप लेंथ बढ़ाइएगा तो फोर्स इधर की तरफ लगेगा, अगर आप लेंथ घटाइएगा तो फोर्स इधर की तरफ लगेगा, वो के एक्स। मतलब एफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा, और एफ एक कांस्टेंट आएगा ना, वो किसके बराबर, के एक्स के बराबर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। के क्या है हमारा बच्चों, के है हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट, या फिर इसी को हम लोग स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग भी बोलते हैं, या स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग भी बोलते हैं, तो याद रखेंगे। खैर, स्प्रिंग में दूसरी बात यह भी है कि स्प्रिंग का जो फोर्स है वो सडनली जीरो नहीं होता है। अब पूछोगे सर ऐसा क्यों, अब बच्चों इसलिए सडनली जीरो स्प्रिंग का फोर्स तुरंत नहीं होता है क्योंकि
स्प्रिंग, अब बेसिकली अगर हम थ्रेड की बात करें, अगर हम जरा थ्रेड की बात करते हैं तो थ्रेड में क्या है, टेंशन फोर्स लगता है, टेंशन लगता है। अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो थ्रेड में यहाँ पे टेंशन 0 है, क्योंकि इसमें कोई भी तनाव, किसी भी प्रकार का तनाव नहीं है। लेकिन जैसे ही इसको हम छोड़ देंगे, रिलीज कर देंगे, तो ये एकदम स्ट्रेट हो जाएगा, जबकि यहाँ पे टेंशन लगना टी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, अब ये सडनली छोड़े तो सडन छोड़ेंगे, अभी 0 था, तुरंत क्या हो गया, टेंशन लगना स्टार्ट हो गया थ्रेड में। लेकिन स्प्रिंग में क्या होता है बच्चों, कि स्प्रिंग में टेंशन सडनली 0 नहीं होता है, ये तब तक 0 नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस जब तक से आप स्प्रिंग को क्या ना कर दो, कट ना कर दो। अगर आप स्प्रिंग को कट कर दोगे तो टेंशन तुरंत इसका, इस पे जो लगने वाला फोर्स जो है वो सडनली चेंज कर जाएगा, वो सडनली चेंज कर जाएगा और 0 के बराबर, समझ में आया। और ये फोर्स अगर mg वेट लग रहा है mg नीचे की तरफ, तो फोर्स ऊपर की तरफ के x लगना स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। खैर, इसके बाद लास्ट पॉइंट जो आता है, जो हम लोगों के सिलेबस में पढ़ना है स्प्रिंग फोर्स के बाद, जो लास्ट टॉपिक है वो है कांटेक्ट फोर्स। लास्ट टॉपिक जो है वो है कांटेक्ट फोर्स। चौथा नंबर है कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स कब लगेगा, जब when two bodies come in physical contact with each other, physical contact with each other, one body applies apply the force to the other body। जरा देखते हैं, जब दो बॉडी एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में आ जाए तो जो एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाएगा, उस फोर्स को ही हम लोग क्या कहेंगे, कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। जैसे मान लेते हैं बच्चों, ये हमारे जैसे सबसे फिजिकल कांटेक्ट हम लोग डे टू डे लाइफ में अगर बात करें तो हमारा पांव हमेशा धरती से सटा रहता है। जब भी हम लोग चलेंगे तो थोड़ा सा पांव बढ़िया से बनाने की कोशिश करते हैं। ये मान लो हमारा फुट होता, थोड़ा ठीक ही है, काम चलाओ है। ये हमारा पैर होता, और ये पैर और जमीन दोनों फिजिकल कांटेक्ट में एक दूसरे के हैं, तो इस पे जो लगने वाला फोर्स है, तो जो हमारा पांव पैर जो है वो फोर्स लगाएगा, वो किसके ऊपर, अर्थ सरफेस के ऊपर। तो वन बॉडी अर्थ, पैर के द्वारा अर्थ के ऊपर लग गया फोर्स, और अर्थ के द्वारा भी तो फोर्स लगेगा। ये नहीं है, कांटेक्ट फोर्स में क्या है कि दोनों बॉडी एक दूसरे के जब कांटेक्ट में आएंगे तो दोनों बॉडी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाना स्टार्ट कर देंगे, और इसी के दौरान ये आर, ये दोनों आर, ये आर और ये आर, ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्सेस कहलाएंगे। मतलब जब फिजिकल कांटेक्ट में जब दो बॉडीज आएंगे तो न्यूटन के थर्ड लॉ अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब एक्शन रिएक्शन पेयर फोर्सेस, लगना स्टार्ट हो जाएंगे। खैर, अब यहाँ पे अगर ये आर फोर्स इधर लग रहा था तो इसके दोनों कंपोनेंट टूट जाएंगे, एक इधर के तरफ और एक इधर के तरफ। इसके भी टूटेंगे, एक इधर के तरफ और एक इधर के तरफ। ये होगा नॉर्मल फोर्स, ये होगा फ्रिक्शन, ये होगा फ्रिक्शन, ये होगा नॉर्मल फोर्स। और ये एक चीज हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो फोर्स, फ्रिक्शन जो है वो हमारा नॉर्मल की क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के, सॉरी इधर, ये दोनों एक दूसरे की क्या है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है। तो इसके कहने का तात्पर्य है कि आर जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, n स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। n स्क्वायर अगर कांटेक्ट फोर्स निकालना होगा तो कंपोनेंट वाला फॉर्मूला से r इक्वल टू अंडर रूट n स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर करेंगे। और जब हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बच्चों पढ़ते हैं तो इस चैप्टर में हमारा फ्रिक्शन जो है एब्सेंट हो जाता है। मतलब f की मान
एफ की मान क्या हो जाती है इस चैप्टर में 0 हो जाती है, तो आर जो है इस चैप्टर में एन के बराबर हो जाता है। मतलब हमारा जो नॉर्मल फोर्स है वो किसके बराबर हो जाता है, कांटेक्ट फोर्स के बराबर हो जाता है। कब, जब फ्रिक्शन लेस हो जाए, फ्रिक्शन ना लगे। अब इसको 0 करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो आर किसके बराबर हो जाएगा, एन के बराबर। बच्चों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।